मुंबई की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उस सुबह एक नई हलचल हवा में तैर रही थी। समुद्र की लहरें किनारे से टकराकर जैसे किसी आने वाले बदलाव की सूचना दे रही थी। ये वह समय था जब भारत आर्थिक रूप से अस्थिर था। लोग अपने पैसों को लेकर चिंतित रहते थे। व्यापारियों के पास भरोसेमंद मुद्रा व्यवस्था नहीं थी, और सरकार कई स्तरों पर बिखरी पड़ी आर्थिक नीति संभालने की कोशिश कर रही थी। 1930s के दशक के उस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था एक थके हुए आदमी जैसी थी जिसे आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत सहारे की जरूरत थी। लेकिन अभी तक वह सहारा कहीं दिखाई नहीं देता था। अंग्रेजी शासन में भारत की मुद्रा व्यवस्था एक अजीब उलझन में फंसी थी। नोटें कई प्रेसिडेंसी बैंकों द्वारा अलग अलग डिजाइन में जारी होती थीं। लोगों को यह भरोसा ही नहीं था कि जो नोट आज है उसका मूल्य कल भी रहेगा या नहीं। किसान परेशान रहते, व्यापारी हमेशा जोखिम में रहते, और आम आदमी को लगता रहता कि कहीं अचानक नोटों की कीमत गिर न जाए। इस अनिश्चितता के बीच ब्रिटिश अधिकारियों के कानों में भी चिंता की आवाजें पहुंचने लगी थीं। वे समझ चुके थे कि जितना बड़ा भारत है, उतनी बड़ी और मजबूत संस्था उसकी मुद्रा को संभालने के लिए चाहिए। धीरे धीरे विचार बनने लगा कि भारत के लिए एक ऐसा केंद्रीय बैंक जरूर चाहिए जो सब कुछ एक जगह से नियंत्रित कर सके। ये विचार नाइट वाइसिस में आए हिल्टन यंग कमीशन से जोड़ पकड़ने लगा, जिसने स्पष्ट कहा कि भारत को एक केंद्रीय बैंक की सख्त जरूरत है। लेकिन ब्रिटिश सरकार तुरंत राजी नहीं हुई, क्योंकि इसका मतलब था भारत की अर्थव्यवस्था का नियंत्रण एक अलग संस्था के हाथ में देना। निर्णय टलते रहे, चर्चा चलती रही, फाइलों पर धूल जमती रही, लेकिन भारत की आर्थिक जरूरतें हर दिन बढ़ती जा रही थीं। आखिर वह दिन आया जब ब्रिटिश अधिकारियों ने स्वीकार किया कि भारत के लिए एक केंद्रीय बैंक बनना जरूरी है। कागज तैयार हुए, चर्चाएं पूरी हुईं, और 1933 में रिजर्व बैंक एफ इंडिया एक्ट पारित हो गया। इस एक्ट ने भारत की आने वाली अर्थव्यवस्था की नींव रख दी थी। फिर आई वह सुबह, 1 अप्रैल 1930, जब भारत में पहली बार एक ऐसी संस्था ने जन्म लिया जो आगे चलकर देश की अर्थव्यवस्था की धड़कन बनने वाली थी, भारतीय रिजर्व बैंक। उस दिन मुंबई और कोलकाता दोनों ही शहरों में अलग सी सरगर्मी थी। कोलकाता में आरबीआई ने अपना पहला दफ्तर खोला। सर ऑसबोर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर बने। भारत के इतिहास में पहली बार किसी संस्था को पूरी आर्थिक व्यवस्था का नियंत्रण दिया गया था, नोट छापने से लेकर बैंकों की निगरानी तक। हालांकि उस समय आरबीआई भारत का नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन का बैंक था, लेकिन फिर भी ये एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो भारत को विकास की दिशा देने वाली थी। शुरुआती दौर आसान नहीं था। जनता को बैंकों पर भरोसा नहीं था। लोग घरों में पैसा छुपाते थे, खेतों में गाड़ते थे। बाजारों में अफवाहें चलती रहती थीं कि फलाना बैंक बंद हो रहा है, फलाना बैंक डूब गया है। आरबीआई को सबसे पहली जिम्मेदारी ये मिली थी कि जनता का बैंकिंग प्रणाली पर भरोसा वापस लाया जाए। एक एक कदम चलकर आरबीआई लोगों के ये विश्वास पैदा कर रहा था कि बैंक सुरक्षित है और उनकी जमा राशि जोखिम में नहीं है। लेकिन दुनिया बदल रही थी। वाइन्सफ्रीड का दशक आते आते विश्व युद्ध भड़क उठा। युद्ध में ब्रिटिश सरकार को भारी खर्च करना पड़ रहा था, और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर पड़ रहा था। मुद्रास्फीति बढ़ रही थी, बाजार अनिश्चित थे, और आरबीआई पर दबाव था कि वह हालात को संभाले। आरबीआई के लिए यह पहली बड़ी परीक्षा थी। उसे मुद्रा की कीमत बनाए रखने, महंगाई को नियंत्रित करने और बाजार को स्थिर रखने के लिए तय किए गए रास्तों पर चलना था। युद्ध के बीच ये काम बेहद मुश्किल था, लेकिन आरबीआई ने धैर्य और समझदारी के साथ स्थिति को संभालने की कोशिश की। 1947 की सुबह जब भारत आज़ाद हुआ तो आरबीआई की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। अब तक वह ब्रिटिश सरकार के अधीन काम कर रहा था, लेकिन अब उसे एक स्वतंत्र देश की अर्थव्यवस्था संभालनी थी। भारत को अपनी मुद्रा चाहिए थी, अपने बैंकिंग कानून चाहिए थे, और सबसे बढ़कर अपनी आर्थिक नीतियां चाहिए थीं। स्वतंत्र भारत के पहले कुछ वर्षों में आरबीआई ने एक मजबूत मुद्रा व्यवस्था खड़ी करने के लिए दिन रात काम किया। यह वह दौर था जब हर भारतीय के सपनों की बुनियाद रखी जा रही थी। और फिर 8 जनवरी 1929 आया, वह दिन जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ और वह पूरी तरह भारत सरकार के मालिकी में आ गया। यह वह क्षण था जब आरबीआई सच में भारतीय बन गया। अब इसकी प्राथमिकता जनता थी, सरकार थी, उद्योग थे, किसान थे, मजदूर थे। आरबीआई को एक ऐसा तंत्र तैयार करना था जिससे भारत की अर्थव्यवस्था लंबी दूरी तय कर सके।
इसके बाद आरबीआई ने ग्रामीण विकास पर ध्यान देना शुरू किया। भारत की बड़ी आबादी गांवों में रहती थी, लेकिन गांवों में बैंकिंग सुविधा लगभग न के बराबर थी। किसानों को अक्सर महाजनों से कर्ज लेना पड़ता था जो ऊंचा ब्याज लेते थे। आरबीआई ने सहकारी बैंकों को समर्थन दिया, ग्रामीण बैंकों को प्रोत्साहन दिया और धीरे धीरे एक ऐसा वित्तीय ढांचा तैयार किया जिसमें गांवों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। सी का दशक आया तो भारत को बैंकिंग संकट का सामना करना पड़ा। कई निजी बैंक गिर गए, लोगों की जमा राशि डूबने लगी, हर तरफ डर का माहौल था। आरबीआई ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दर्जनों कमजोर बैंकों को मजबूत बैंकों में विलय करवाया। इसके साथ ही जमा बीमा प्रणाली लाई गई ताकि अगर कोई बैंक डूब भी जाए तो आम नागरिक की जमा राशि एक सीमा तक सुरक्षित रहे। इस कदम ने भारत में बैंकिंग के प्रति लोगों का भरोसा एक बार फिर मजबूत किया। 1969 में भारत के आर्थिक इतिहास का एक बड़ा मोड़ आया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 65 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इस निर्णय ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। बैंक अब सिर्फ अमीर व्यापारियों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि गांव कस्बों तक पहुंचे। हर जगह शाखाएं खुलने लगीं। लोगों को पहली बार लगा कि बैंक सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, आम जनता के लिए भी है। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी और दिशा देने में आरबीआई की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। समय गुजरता गया, भारत विकास की ओर बढ़ता गया और आरबीआई भी बदलते समय के साथ आगे बढ़ता रहा। 1990 ईयर में जब भारत सबसे बड़े आर्थिक संकट में था, विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था और देश कुछ ही दिनों में दिवालिया घोषित हो सकता था। तब आरबीआई ने और भारत सरकार ने मिलकर कई बड़े फैसले लिए। रुपये का अवमूल्यन, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। यह वह समय था जब भारत नई आर्थिक व्यवस्था की ओर यात्रा पर निकल चुका था। उदारीकरण के बाद आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक बनाने की शुरुआत की। नए निजी बैंकों को लाइसेंस दिए गए, कंप्यूटरीकरण बढ़ा, एटीएम सुविधा आई, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर सिस्टम बना। भारत धीरे धीरे डिजिटल दुनिया में कदम रख रहा था और आरबीआई इस यात्रा का मार्गदर्शक था। 2000 के दशक में आरबीआई ने नेफ्ट, आरटीजीएस, फिर आईएम्स जैसे सिस्टम बनाए और 2006 में जब यूपीआई आया, भारत ने दुनिया को चौंका दिया। आज यूपीआई का नाम पूरी दुनिया में लिया जाता है और करोड़ों लोग रोज इसका इस्तेमाल करते हैं। कैशलेस अर्थव्यवस्था का सपना अब हकीकत बन चुका है और इसके पीछे आरबीआई और एनपीसीआई की दूरदर्शिता छिपी है। जिस इसमें नोटबंदी आई तो आरबीआई ने फिर अपनी क्षमता साबित करनी पड़ी। रातों रात पुराने नोट बंद हुए, देश भर में नए नोटों की सप्लाई शुरू करनी पड़ी। एटीएम में लाइनें थी, बैंक शाखाएं भीड़ से भर गईं, पूरा देश मानो एक ही मुद्दे पर खड़ा था। और उसी समय आरबीआई का हर कर्मी दिन रात काम करता रहा। आज आरबीआई दुनिया के सबसे शक्तिशाली केंद्रीय बैंकों में से एक है। यह देश की मुद्रा का रक्षक, बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक है और वित्तीय स्थिरता का प्रहरी है। हर भारतीय की जेब में रखा नोट आरबीआई की गारंटी लेकर चलता है। हर डिजिटल पेमेंट आरबीआई की निगरानी में सुरक्षित होता है। जब रुपए की कीमत बदलती है, जब ब्याज दर बदलती है, जब कोई बैंक संकट में होता है, आरबीआई हमेशा वहां मौजूद होता है। भारत की अर्थव्यवस्था का हर धड़कता हुआ पल आरबीआई से जुड़ा है। चाहे सुबह बाजार खुले या रात को कोई यूपीआई पेमेंट हो, आरबीआई का अदृश्य हाथ हर जगह काम करता है। यही संस्था है जिसने भारत को गरीबी, अस्थिरता, संकट, मुद्रास्फीति, ये सुधार और डिजिटल क्रांति, इन सब के बीच संभाला और आगे बढ़ाया। आरबीआई की कहानी सिर्फ एक बैंक की कहानी नहीं है, यह भारत की आर्थिक आत्मा की कहानी है। ये उस शक्ति की कहानी है जिसने लाखों सपनों को पनपने दिया, करोड़ों लोगों को सुरक्षित महसूस कराया और एक पूरे देश को वैश्विक आर्थिक मंच पर आत्मविश्वास से खड़ा किया। आज भी हर भारतीय के चुपचाप चलने वाले आर्थिक जीवन में आरबीआई एक मौन संरक्षक की तरह साथ रहता है। बिना शोर, बिना दिखावे, लेकिन हमेशा सतर्क, हमेशा मजबूत, हमेशा भारत के साथ।